सभी मित्रों को जोहार। चलिए कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा कर लें। सामयिक घटनाओं पर जो हो रहा है, तेज़ी से झारखंड में तरह-तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी-अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 दिन का सम्मेलन, महाधिवेशन कहिए, सम्मेलन कहिए, कार्यकारिणी की बैठक कहिए, जो भी, वो समाप्त हुआ है। खूब भव्य रूप में हुआ है और उसमें बहुत सारी बातें हुई। हम तो वहाँ थे नहीं, जो देखते रहे, सुनते रहे, अखबारों में भी देखे, जैसा भी। तो जो भी हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जन्मदाता जिन्होंने बनाया था, शिबू सोरेन, जो पिछले 38 वर्षों से इसके अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने इस बार की बैठक में, महाधिवेशन में, पार्टी की बागडोर पूरी तरह से हेमंत सोरेन को सौंप दी, अपने बेटे को। तो ऐसे भी हेमंत सोरेन पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता को प्रमाणित भी किया। उनके नेतृत्व में 2 चुनाव हुए, 19 में और उसके बाद अभी जस्ट 24 में, और दोनों चुनावों में आशातीत खूब बड़ी सफलता पार्टी को मिली और वे अब मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो है, सफलता भी है, पार्टी एकजुट भी रहा, तरह-तरह की बातें इस बीच हुई। खास करके पिछले सत्र में, पिछले विधानसभा के पिछली सरकार के दौरान हेमंत सोरेन को 6 महीने के लिए गिरफ्तार जेल में बंद रहना पड़ा। उसके बावजूद पार्टी एकजुट रही, बहुत कोशिश हुई, बहुत प्रयास हुआ। तो इन सब का क्रेडिट तो जाएगा ही पार्टी को, और जो पार्टी को चला रहे हैं उन लोगों को, चाहे सुप्रियो भट्टाचार्य हो या विनोद पांडे हो और साथी जो है, उन लोगों ने पार्टी को बिखरने से बचाया। ये है एक उपलब्धि। थोड़ा सा ये बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जब हुआ था, 72 में शायद हुआ था, तो उस समय पार्टी को जन्म देने वालों में 3 लोगों की भूमिका रही। कामरेड ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। सबसे ज़्यादा केंद्रीय भूमिका में तो गुरुजी ही रहे, क्योंकि पूरा आंदोलन उन्होंने ही खड़ा किया था। धनबाद में भी महाजनी शोषण के साथ जो माफियागिरी के खिलाफ संघर्ष हुआ, वो लाल और हरे झंडे की मैत्री से ही संभव हुआ था। नहीं तो वहाँ वामपंथी लोग, चाहे जो लेफ्टिस्ट लोग थे, वो अकेले अपने दम माफिया से नहीं लड़ पा रहे थे। ये तभी संभव हुआ जब वो, इसलिए वो क्रेडिट तो जाता है। तो ये बना और शुरू में अध्यक्ष बने विनोद बाबू सीनियर मोस्ट थे एक तरह से पार्टी में। और हमको थोड़ा सा ये भी है कि उस समय पार्टी के संविधान में कुछ रहा हो या जैसा भी हो, अध्यक्ष से कम महामंत्री का पद नहीं था, छोटा। या आप कहिए कि पद जो है उस पर कौन बैठता है, इससे निर्णय होता है पद की मर्यादा और गरिमा बढ़ती है। तो पार्टी के महासचिव बने थे शिबू सोरेन शुरू में,
अध्यक्ष बने थे विनोद बाबू, लेकिन उससे गुरुजी की मर्यादा में कोई कमी आई वैसी नहीं थी। और वो कुछ दिन चला वो क्रम। बाद में विनोद बाबू और शिबू सोरेन में की माने झामुमो में विभाजन हो गया कतिपय कारणों से, इमरजेंसी के बाद। तब दो जो विभाजित पार्टियां बनी झामुमो की, तो दोनों ने रणनीति ये बनाई कि पार्टी का अध्यक्ष कोई आदिवासी ही रहे और महासचिव जो रहे। तो जब पार्टी का विभाजन हुआ तो उसके बाद उस झामुमो ने निर्मल महतो का अध्यक्ष बना दिया और गुरुजी रहे अपना महामंत्री, और उन्होंने अध्यक्ष बना दिया विनोद बाबू ने कृष्णा मरांडी को चाईबासा से लाके। मैंने आदिवासी और सदान कॉम्बिनेशन दोनों गुटों ने बनाए रखने की कोशिश की। खैर वो एक पुरानी कहानी है, बाद में धीरे धीरे तो झामुमो शिबू सोरेन गुट जो झामुमो का था वही धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, राजनीतिक रूप से मजबूत होता चला गया और एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। और उसके बाद गुरुजी उसके अध्यक्ष बने और लगातार 38 वर्षों तक रहे अध्यक्ष। और 2005 तक हम देखे हैं, उस इलेक्शन तक हम भी सक्रिय पत्रकारिता में थे, प्रभात करके पॉलिटिकल डेस्क इंचार्ज थे और देखते रहे थे नज़दीक से उस चुनाव तक। गुरुजी पूरी तरह सक्रिय थे, हर तरह से तमाम निर्णय जो पार्टी में लिए जाते थे वो गुरुजी की सहमति से, गुरुजी जो चाहते थे, जिस तरह से चलाना चाहते थे, उनको अमान्य करने का साहस किसी में था ही नहीं। उनका कद काठी इतना बड़ा हो चुका था आंदोलन के दौरान, धनकटनी आंदोलन के दौरान, कि उनको तो कभी कोई पार्टी में थोड़ा थोड़ा सेकंड पोजीशन के लिए विवाद चलते रहता था। कभी सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो, सूरज सिंह बेसराना, वो ये सारे लोगों के बीच जो कन्फ्लिक्ट यही था कि गुरुजी तो हैं ही, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन होगा। और इसके कारण खैर उस पर भी सूरज मंडल बहुत दिन तक रह का भी, अंत में पार्टी ने उनको उनसे छुटकारा पाया। तो खैर साथ ही ये सब पुरानी बातें हैं। जो ये है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कार्यकारी अध्यक्ष बने जब से, उसके बाद पार्टी ने चतुर्दिक तरक्की की, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सफलता के नए झंडे गाड़े। पार्टी जो बहुत लगातार भाजपा और दल बदल के कारण, ऐसे कभी भी भाजपा यहाँ बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन दल बदल और ये वो के कारण, निर्दलीय लोगों के कारण, कुछ विधायकों के कारण, आज सु जैसी गद्दार पार्टी के कारण, सुदेश महतो जैसे लोगों के कारण भाजपा सत्ता में अपनी बनी रही। खैर वो दौर खत्म हुआ और जनता ने निर्णायक वोटिंग कर झामुमो को अपना समर्थन दिया और उनकी सरकार बनी, न सिर्फ 19 में बल्कि 24 में। और इसमें कुशल नेतृत्व रहा हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन के अनुपस्थिति में जब वो जेल में थे, उस समय ही पार्टी को बहुत संभाला तो कल्पना सोरेन ने और अन्य साथियों ने, सब लोगों ने मिलकर ही किया। चलिए, तो ये सब तो है। और अब हम लोग अब एक, लेकिन ऐतिहासिक क्षण तो इसको आप कहिएगा ही कि गुरुजी जो रहे चाहे नहीं रहे अध्यक्ष पद पर, वो तो
सर्वमान्य और सबसे ज़्यादा सम्मानित नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे ही। लेकिन फिर भी अब हेमंत सोरेन को उन्होंने सौंप दिया। लेकिन साथ ही एक चीज़ यहाँ पर हम कहेंगे, फिर भी इतना कुछ होते हुए, कि कोई ऐतिहासिक क्षण तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई अनूठी बात नहीं हुई है। पूरे देश में इस समय पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां में परिवारवाद है, चलता ही है। कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में तो नहीं, उड़ीसा में तो दूसरे तरह का चक्कर था। यानी जहाँ अपना उत्तराधिकारी है, वारिस है, अपना बेटा है, तो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियां में यही होता रहा है, यही हुआ है। बाप के बाद बेटे ने विरासत संभाली है। चलिए ठीक ही है, जो ट्रेंड है, तो उस हिसाब से कोई नई बात नहीं हुई। हेमंत सोरेन बने, पिता थे, अब बेटा बना। संरक्षक हेमंत शिबू सोरेन अभी भी हैं, रहेंगे हमेशा। जीते जी भी, अब मरने के बाद भी उनकी छाया में ही, उनसे जुड़कर ही इस पार्टी का अस्तित्व है और आगे रहेगा। उस विरासत से यदि ये पार्टी टूटी, उस संघर्ष की उस विरासत से अलग होती है, तो पार्टी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसकी जमा पूंजी, वो गुरुजी का वो संघर्ष बड़े दिन हैं। कैसा थे, तो ये तो एक अच्छा दिन है, माने एक अच्छी बात हुई है। फिर युवा पीढ़ी, हालांकि हेमंत सोरेन भी 48 वर्ष का शायद हो गए हैं, एकदम युवा नहीं कहिए, लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स में जैसे जैसे लोग पुराने हैं, उसके तुलना में एक युवा राजनीति में सही वक्त पर झामू को संभालने के लिए उसकी बागडोर उनके मजबूत हाथों में आ गई है। तो साथी, लेकिन दो बात इस अहम ऐतिहासिक मौके पर अपने अनुभव से हम कहना चाहते हैं। ये नहीं कि इसलिए नहीं कि शायद मेरी बात सुनी जाएगी या समझेंगे लोग, लेकिन इसलिए सिर्फ कि सनद रहेगा याद दिलाने के लिए कि हाँ, हमने कही थी ये बात, ये सावधानी बरतने के लिए। वो ये कि इस बार भी बहुत तरह की बातें, प्रस्ताव पारित हुए, जिससे विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने का संकल्प, ये सारी बातें हुई। लेकिन इसके साथ से, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखर स्वर जो मुखर होकर एक बात आई, वो कि वक्फ वो कानून जो नया बना है, उसका विरोध पार्टी करेगी। ये ठीक है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बस हम एक बात जो मेरी समझ में आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में ना पड़े। वो वही खेल ना खेलने लगे जिसकी सिद्धस्थ खिलाड़ी, जिस अखाड़े के पहलवान भाजपा है। पिछले बार भी झारखंड अन्य राज्यों से अलग भी है। यहाँ उत्तर भारत में, चाहे अन्य राज्यों में, जो हिंदी पट्टी में धार्मिक उन्माद के नाम पर ध्रुवीकरण करके जो सरकार भाजपा भी बना रही है, बन रही है, उस तरह का मुद्दा झारखंड में नहीं सफल होता है। पिछले बार हो चुका है, यानी 24 के चुनाव के पहले पूरी कोशिश हुई भाजपा की
कि आर्थिक मुद्दों के सवाल को गौन कर दिया जाए और धार्मिक मुद्दे के सवाल को मजबूती से उठाया जाए और उसको यहाँ भी उसी तरह का ध्रुवीकरण किया जाए जैसा किया गया। इसलिए बांग्लादेश से घुसपैठिए की बात को सारे लोग, जितने नेता थे, बाहर से आयातित और यहाँ के भाजपा के जो तमाम नेता थे, उन्होंने जोर शोर से उठाया, उसको खूब बोला, लेकिन जनता ने नकार दिया उसको। जनता, झारखंडी जनता के मिजाज में नहीं है वो धार्मिकता और वो धार्मिक आधार पर वो ध्रुवीकरण या उन्माद पैदा हो जाएगा उसमें। तो इसलिए उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, कानून बना है, वक्फ बोर्ड, वक्फ कानून जो नया अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात करने वाला, तो ठीक है, ये निर्णय भी ठीक है कि यहाँ हम उसको लागू नहीं करने देंगे। हालांकि उसकी क्या कानूनी पेचीदगियाँ होंगी ये अभी पता नहीं, लेकिन हाँ, भाजपा तो बस इस मौके को लेकर ही आप जितना जोर से इस बात को बोलिएगा, वो उसी तरह उसका उपयोग करेगी, उसका उल्टा। इसलिए इस बात के लिए सतत सावधान रहना होगा कि यहाँ जो जल, जंगल, जमीन का सवाल है, जो आर्थिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ज़्यादा मुखरता से सामने रखकर जनता की गोलबंदी होनी चाहिए। इसी में फ़ायदा है झामुमो का। जहाँ उसमें पड़ी तब तो बंटाधार है, धार्मिक ध्रुवीकरण या ये कि इनके खिलाफ हम मुसलमानों को गोलबंद करेंगे और ये, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, चाहे ईसाई हों चाहे मुसलमान हैं, वो भले इस मुद्दे से थोड़ा प्रभावित हों, चाहे इस तरह के धार्मिक उन ध्रुवीकरण की जो कोशिश भाजपा की तरफ से होती है या आप करेंगे तो कि वो गोलबंद होंगे। लेकिन उसके बाद का बड़ा व्यापक समाज, यदि ये मुद्दा धार्मिकता वाला सवाल ज़्यादा उठेगा, ज़्यादा, तो उस धीरे-धीरे सारे लोग भाजपा को ही मजबूत करेंगे। यदि वो मुद्दा बनता है, आप उसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ते हैं ज़्यादा तो, क्योंकि उसमें कट्टर हिंदू, उदार हिंदू, बहिरागत लोग तो शामिल हैं ही, पूरा ओबीसी उसमें जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में अब लालू यादव या जो अभी राजनीतिक ध्रुवीकरण चल रहा है उसमें यादव लोग नहीं, लेकिन उनमें ही बहुत तेजी से वो भावना चलती है, यानी हिंदुत्ववादी भावनाएं। ओबीसी में भी वही हालत है। अब जो भी देखिए यहाँ जो आरएसएस का कार्यक्रम होता है, चाहे उस तरह का जो कुछ आयोजन होते हैं धार्मिक, उसमें ज़्यादातर ओबीसी की महिलाएं और लोग होते हैं उसमें। और तो और क्या कहा जाए, आदिवासी समाज में भी हिंदूकरण की प्रक्रिया तेज है, चल रही है। तो आप भी फिर वही करने लगिएगा इस कोशिश में कि धार्मिक ध्रुवीकरण या उस तरह के सवालों को ज़्यादा मुखर बनाना और उसके लिए लड़ना, तो घाटे में रहिएगा। आपको लड़ना होगा आर्थिक मुद्दों पर। ज़्यादा अहम सवाल झारखंड के लिए है जल, जंगल, जमीन। कारपोरेट जगत, उसके द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है, जो पब्लिक सेक्टर के रूप में आदिवासी जनता का भयंकर शोषण हुआ, आदिवासी और मूलवासियों का शोषण हुआ है, उनको लाभ नहीं हुआ, और कारपोरेट घरानों के द्वारा जो औद्योगिकरण हो रहा है उसमें स्थानीय जनता छली जा रही है। तो और पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की चीज़ें ऐसी उठी हैं जिससे आशंका होती कि कहीं झामुमो या हेमंत सोरेन के नेतृत्व अपने रास्ते से भटक न जाए, यानी उसी तरह की राजनीति न करने लगे जैसे अन्य पार्टियां करती हैं।
तो आप में और दूसरी पार्टियों में फ़र्क कहाँ रह जाएगा? इसलिए यहाँ जो भी मुद्दे हैं, अभी जो हाल के दिनों में जो घटनाएँ हुई हैं, जो बहुत उससे उद्वेलित हुई है आदिवासी जनता और लोग, भले सीधे आदिवासी वहाँ नहीं थे, सीरम टोली वाले मामले में कि फ्लाईओवर के लिए आप धार्मिक स्थल को आदिवासियों के दिया, उसके साथ छेड़छाड़ की है। दूसरी जगह तो आप नहीं कर सकते हैं। पूरा रातू रोड्स जो है यहाँ से जो चलता है और हम हर यहाँ से वहाँ तक है। फिर आराज चौक पर उतना बड़ा मंदिर बन गया है, यातायात की कितनी दिक्कतें होती हैं। कहाँ की भी कोशिश कोई करता है कि उस पर कुछ हो, तो वो उसको उसके बजाय यहाँ यदि पार्टी नहीं सही ढंग से कदम उठाती है, इसके अलावा जो पिछले चुनाव के वादे हैं एक-एक करके, जैसे लैंड बैंक वाला मामला है, भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधित कानून लागू कर दिया गया है, जिसमें सामाजिक आकलन वाला प्रावधान खत्म हो गया, उसको हटाने का मामला है, डोमिसाइल नीति है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब मुद्दे ज़्यादा झारखंडी जनता के लिए अहम सवाल हैं। कृषि योग्य ज़मीन झारखंड में ऐसे भी कम है, उसको नहीं बचाना, उसको ख़त्म होते जाना, तो केवल हम यदि बात करेंगे जल जंगल ज़मीन की थोड़ी बहुत भाषणबाजी में, लेकिन ज़मीन पर सरज़मीन पर जो हो रहा है, वो सब नहीं रुकेगा, तो इसका खामियाजा भुगतना होगा पार्टी को। इसलिए क्लियर है बात कि अपने राज्य में, अपने यहाँ झारखंड में धार्मिक ध्रुवीकरण की जो भाजपा कोशिश करती है, उसी का नकल विपक्ष को नहीं करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को नहीं करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हो, ये होना चाहिए और दिखना चाहिए। जनता आपके साथ रहेगी यदि आप आर्थिक मुद्दों को उठाएंगे ठीक से। जल जंगल ज़मीन को बचाना, जो भी नौकरियां होती हैं उसमें ज़्यादातर नौकरियां तो कंपटीशन से ही होता है। बैंकों की नौकरी हो, चाहे और हो, चाहे आईएएस हो, चाहे जो प्रशासनिक सेवा के जो राज्य स्तरीय, सब में तो प्रतियोगिता है, ये वो है। तो कम से कम थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जो नौकरियां हैं उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये जरूरी है। और किसी भी तरह से यदि ये संदेश जाता है कि कारपोरेट घरानों से किसी तरह की भी साठगांठ चल रही है अंदर ही अंदर, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। पिछले बार एक तो ये तो मान लीजिए अडानी का ऑफिशियल विजिट तो नहीं लग रहा है वैसा, आए और वो मिल के चले गए, तो राफ साफ तो उसको उसका खुलासा होना चाहिए क्या बातचीत हुई है। नहीं तो तरह तरह की शंकाएं लोगों के मन में, जनता के मन में जाएंगी। और एक बार ऐसा हुआ तो उसके बाद ये तिलिस्म जो ताश की तरह, ताश के पत्तों की तरह ढहते देर नहीं लगेगा। नट सेल में कि आप माने इंडिया गठबंधन को और भाजपा विरोधी ताकतों को का नेतृत्व जो लोग करते हैं, उन्हें उस अखाड़े में जाना ही नहीं है, यानी धार्मिकता वाले मसले पर, और उस पर भरोसा भी नहीं करना कि इससे कोई खास लाभ हो जाएगा। जरूरी है कि भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश करती है, प्रपंच करती है, उसकी काट है कि आर्थिक सवालों को ज़्यादा मुखरता से उठाया जाए और उसको
उसका समाधान निकालने की कोशिश हो। और सबसे बड़ी बात है कि रूल ऑफ लॉ दिखे। जो भी हो रहा है इसमें कानून सम्मत तरीके से प्रशासन चल रही है, राज्य चल रहा है, ये होना चाहिए और दिखना चाहिए। तो साथी, हेमंत सोरेन और जो भी नई टीम झामुमो की बनी है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जनता को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, आप उनको साकार कीजिए, तभी हेमंत सोरेन की ये उद्घोषणा सच होगी कि 29 में हम फिर सरकार बनाएंगे। हालांकि ये सवाल अभी कोई खास बहुत मौजूद सवाल नहीं, भी देर है। 4 बरस यदि सरकार ठीक से काम करेगी तो निश्चित रूप से यही सरकार चलेगी अभी। लेकिन राह से भटके और धार्मिकता वाले चाहे मुद्दों पर ज़्यादा रिलायंस किए, उस पर ज़्यादा निर्भर होने लगे, तो वो बहुत जरूरी नहीं है कि आप धर्म निरपेक्ष छवि अपनी दिखाइए कि हम सभी धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, हर तरह का पूजा पाठ करने में बराबरी है हमारी। इससे इससे कोई बहुत खास लाभ नहीं होगा। हिंदुत्व की चैंपियन तो भाजपा है, हिंदू राष्ट्र बनाने जिसका अघोषित लक्ष्य है, और उसके पीछे वो जनता, उस तरह के लोग, मनुवाद का समर्थन करने वाली ताकतें, उसके साथ साथ यथास्थिति वाद को मजबूत करने वाली ताकतें उन्हीं के साथ गोलबंद रहेंगी, उनको डिगाना मुश्किल होगा। उसका मुकाबला वंचित जमात की एकजुटता से ये होगा, और वंचित जमात की एकजुटता इस पर निर्भर करती है कि यह सरकार उनके आर्थिक सवालों को, उनके आर्थिक मांगों को, आर्थिक मुद्दों को कितना एड्रेस करती है। एक बार फिर झामुमो की नई टीम को हार्दिक बधाई। धन्यवाद साथी। जोहार।